दोस्तों नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब तिरंगा लहराता है, राष्ट्रगान वहां पर गाया जाता है, सिर फक्र से उठ जाता है। हर भारतीय नागरिक का सीना 56 इंच से बड़ा हो जाता है। यह ताकत है अपने देश को लेकर, तिरंगे को लेकर, राष्ट्रगान को लेकर और शायद उस वक्त भारत की जीत को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का तिरंगा कई मौकों पर लहराया जरूर है, लेकिन हाल के दिनों में जितनी बार तिरंगा लहराया और राष्ट्रगान हुआ, वह दरअसल खेलों से जुड़ा हुआ है। इस दौर में चाहे वो एशियन गेम्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे ओलंपिक हो, एक कतार में देखिए तो लगभग 16 अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग अलग खेलों के जरिए भारतीय खिलाड़ियों ने इस देश का सीना चौड़ा कर दिया। और यकीनी तौर पर इस देश का हर नागरिक फक्र करता है अपने खिलाड़ियों को लेकर। और प्रधानमंत्री मोदी भी इससे चूकते नहीं हैं। खिलाड़ी को तुरंत बधाई देना, बात करना, हार जाए तो ढांढस बंधवाना और जीत जाए तो फक्र के साथ उसे शाबाशी देना। और दिल्ली टीम लौटे तो फिर प्रधानमंत्री के घर पर बकायदा सबको निमंत्रण दिया जाता है। फिर ऐसी कौन सी चीज है कि जिन्होंने भारत का सिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लहराया, ऊंचा किया, राष्ट्रगान हर मंच पे गवाया और तिरंगा हर मंच पे लहराया? वही खिलाड़ी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठा हुआ है। वो लड़कियां हैं। यूं भी भारत के भीतर लड़कियां सामान्य तौर पर बाहर निकल नहीं पाती है, लेकिन खेल को लेकर इस दौर में एक ऐसा माहौल बना जिसमें यह महसूस लड़कियों ने भी किया कि दरअसल यह देश खेल के लिए जीना सीख चुका है। और उसमें भी खास तौर से हरियाणा की लड़कियां कुश्ती को लेकर उनके जो मेडल्स हैं उसको आप गिनते रह जाएंगे। लेकिन जितने मेडल की तादाद है, अगर उसके ठीक समानांतर किसी आरोपी की फहरिस्त को अगर आप देखना शुरू करें और फिर सोचना शुरू करें कि दरअसल कुश्ती महासंघ के जो प्रेसिडेंट हैं उन पर भी दर्जनों आरोप लगे रहे हैं, और इस दौर में वह कौन सी राजनीति है जो इन लड़कियों को 24 घंटे में न्याय नहीं दिला पाई? 72 घंटे का नोटिस जरूर दे दिया गया। यह कच्चा चिट्ठा क्या कहता है? राजनीति क्या ताकतवर है, या वह नेता जो अपने बाहुबल के आसरे चुनाव जीत सकता हो और अपने इलाके में उसकी पहचान चुनाव जिताने वाली हो चली हो, जिसके पास खूब पैसा हो, खूब रईसी के साथ रहता हो? 1 दशक से ज्यादा वक्त में वह कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष रहा हो। WFI, रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसी के प्रेसिडेंट का आज हम जिक्र कर रहे हैं। नाम है बृजभूषण सिंह। गोंडा का इलाका हो, अयोध्या का इलाका हो, बलरामपुर का इलाका हो, कैसरगंज का इलाका हो, इन इलाकों में तूती बोलती है और बड़े ही शानदार तरीके से चुनाव हर बार जीतते आए हैं। 1991 में जीते, 99 में जीते, 2004 में जीते, 2009 में जीते, 2014 में जीते, 2019 में जीते। लेकिन इन पर आरोपों की फहरिस्त एक वर्ग जो लगी वह भी गौरतलब है। लेकिन आज की तारीख में इन पर आरोप है कि दरअसल यह कुश्ती सीखने आने वाली लड़कियों के साथ शोषण करते हैं। और शोषण किस रूप में हुआ होगा, इसकी कल्पना इस रूप में की जा सकती है कि जो खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का सीना चौड़ा किया, भारत के तिरंगे को लहराया, उनका आरोप है। और अपनी मां से बातचीत करते हुए विनेश फोगाट जब इस बात का जिक्र करती है कि आंखें छलछला गई और अब जंतर मंतर पर आकर न्याय मांगने की गुहार करनी पड़ रही है कि दरअसल इस प्रेसिडेंट को हटाइए, जो आरोप हैं वो इतने गंभीर हैं, इन्हें जेल के पीछे होना चाहिए। और सरकार 72 घंटे का नोटिस देकर खामोश है। आज शाम बातचीत हुई लेकिन बेनतीजा रही, क्योंकि वहां सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा था। कल्पना कीजिए साक्षी फोगाट, साक्षी ने जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने सामने के खिलाड़ी को पलट दिया था, उस वक्त प्रधानमंत्री भी मचल गए थे और कहा मैंने आपको देखा। लेकिन क्या आज की तारीख में जंतर मंतर पर बैठी हुई इन लड़कियों को, इन खिलाड़ियों को, इन कुश्ती करने वाली लड़कियों को कोई नहीं देख रहा है? ऐसी कौन सी ताकत है राजनीति में या बृजभूषण के साथ जो उनके पीछे एक ऐसी ताकत है कि राजनीतिक तौर पर सफल होना है तो इन्हें साथ लेकर चलना होगा, कोई दाग धब्बा ना लगे।
जबकि स्थितियां इतनी विकट रही कि एक वक्त इनके संबंध दाऊद तक से जोड़े गए। इन पे सबसे पुराना इस देश का आतंकवादी काला कानून टाडा भी लगा। हालांकि आरोपों से मुक्त होते चले गए, लेकिन 2019 में जब चुनाव लड़ रहे थे तो एक हलफनामा इन्होंने दिया। उस हलफनामे के भीतर वह आरोप थे जिसमें डकैती का आरोप था, जिसमें हत्या के प्रयास का आरोप था, जिसमें दंगे कराने का आरोप था। इन आरोपों के साए तले जिस पर आरोप इस वक्त लड़कियां लगा रही है, यह कहकर कि दरअसल एक दो नहीं 6 से ज्यादा लड़कियां हैं जिनके पास सबूत भी है, लेकिन कौन गारंटी देगा कि जिसे हम सबूत दिखाएंगे उसके बाद भी सजा मिलेगी, या इन सबूत को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर दिया जाएगा, यानी खत्म तो नहीं कर दिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर खेल को लेकर क्या कभी थी? और इस तरीके से उस वक्त जब खिलाड़ियों को महत्व दिया जाता है, प्रधानमंत्री खुद शिरकत करते हैं, उनके साथ उनके संवाद को बांटते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे वक्त में 24 घंटे बीत चुके हैं, 48 घंटे और हैं। तो क्या 48 घंटे के बाद इस्तीफा हो जाएगा? क्या यह एफआईआर कराने की जरूरत पड़ेगी, जिसका जिक्र अब कुश्ती करने वाली लड़कियां कह रही हैं कि हमें एफआईआर कराना पड़ेगा, उसके बाद हम इन्हें जेल की शिक्षों के पीछे पहुंचाएंगे? कितना गुस्सा है। इन तस्वीर को जरा देखने की कोशिश कीजिए। यह तस्वीर जंतर मंतर की तस्वीर है। इन तस्वीरों में लगातार बैठे हुए, आंखों से रूंधे हुए और आंसुओं से सराबोर जो कह रहे हैं वह भी पूरी तरीके से शब्द निकल नहीं पा रहे। एक के बाद एक तस्वीर यह बहुत साफ बताती है कि तिरंगे पर नाच है और हम खिलाड़ी हैं, हम भारत के हैं। तो जंतर मंतर पर तिरंगे को लेकर बैठकर न्याय की गुहार लगाना और खेल मंत्रालय द्वारा खामोशी बरतना, सिर्फ यह कह देना कि हमने 72 घंटे का नोटिस दे दिया। और आज बातचीत हुई तो बातचीत के बीच भी बबीता फोगाट भी आई, जो कि एक लिहाज से पुल का काम करना चाहती थी, लेकिन सिर्फ आश्वासन और उसके अलावे कुछ नहीं। तो रास्ता कैसे निकलेगा? इन तस्वीरों को पढ़ते पढ़ते जरा इस तस्वीर को देखिए। यह दरअसल विनेश फोगाट की तस्वीर है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए। आज खेल मंत्रालय ने इन्हें बुलाया और कहा बातचीत करते हैं। लड़कियों ने कहा कि आपको रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को हटाना होगा। उस दौर में वहां पर पुनिया भी मौजूद थे। उन्होंने भी बहुत खुले तौर पर कहा, जो कुश्ती करने वाले हैं, मेडल जीत कर आए हैं, उन्होंने कहा कि आपको कुश्ती संघ को भंग करना होगा, क्योंकि अब 200 खिलाड़ी के लगभग लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। और 72 घंटे के नोटिस के आधार पर क्या 72 घंटे इंतजार किया जाए और कहा जाए कि ऐसी ही प्रक्रिया चलती है? क्योंकि इन सब के बीच विनेश फोगाट ने जो कहा, उन्होंने कहा हमारा एक एक दिन कीमती है। तो कल्पना कीजिए हम किस तरीके से सारी प्रैक्टिस छोड़कर उस मनस्थिति में आकर यहां बैठ गए हैं कि हमें संतोषजनक जवाब देने की स्थिति में भी मंत्रालय यानी खेल मंत्रालय नहीं आ पा रहा है। हमारे जो आरोप हैं वो सच्चे हैं। हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने सब कुछ लाने के लिए, क्योंकि हम अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पूरे देश को बताना चाहते हैं कि देश की बेटियों के साथ क्या क्या हुआ। क्या सार्वजनिक तौर पर देश की बेटियों के साथ जो कुछ हुआ है, क्या इन्हें बताने देने से पहले परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो सकती हैं? या सरकार राजनीति के तहत हाथ को बांधे हुए है, क्योंकि एक बाहुबली व्यक्ति उनका सांसद है और सांसद का मतलब होता है उस इलाके में पकड़ को बनाना, और राजनीति कहती है एक भी सीट जो जीत रहे हैं उसे छोड़ना नहीं है। इस दौर में तो विधायक और सांसद भी खरीद लिए जाते हैं। लेकिन विनेश फोगाट कहती है जिस दिन सारी लड़कियां मीडिया को बताएंगी कि हमारे साथ क्या हुआ, उस दिन कुश्ती का दुर्भाग्य होगा। और अगर हम भी सुरक्षित नहीं हैं तो हिंदुस्तान में एक भी लड़की पैदा नहीं करनी चाहिए। सोचिए दिल पर हाथ रखकर कि किन परिस्थितियों में इन बातों का जिक्र विनेश फोगाट कर रही हैं, और उनके साथ वो पूरी कतार खड़ी है जो कुश्ती में भारत का सिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऊंचा कर चुकी है, तिरंगा लहरा चुकी है, राष्ट्रगीत गाना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो प्रथम आता है, जो गोल्ड जीतता है, उस देश का राष्ट्रगान होता है। जीतने के बाद जब तमगा पहनाया जाता है, इसको भी इस देश ने कई मौकों पर देखा। और वही खिलाड़ी आज की तारीख में जंतर मंतर पर है। क्योंकि इस दौर में जरा समझना अब शुरू कीजिए, जिस शख्स का जिक्र है बृजभूषण सिंह का, उनके खिलाफ जो पेंडिंग केस था वो अयोध्या गोंडा के 4 केस पेंडिंग पड़े हैं, डकैती, हत्या के प्रयास और दंगों का।
रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में 1 दशक से ज्यादा से वो प्रेसिडेंट बने हुए हैं और कहा जा रहा है कि वह जिस लहजे में बात करते हैं, एक बार झारखंड में मंच पर ही एक रेसलर को उन्होंने थप्पड़ मार दिया। बड़ा बवाल हुआ, लेकिन इन पर एक आंच नहीं आई। जो चाहते हैं सो कहते हैं। बीते दिनों जब बाढ़ आई थी गोंडा में, तो इन्होंने मुख्यमंत्री और सरकार को भी आड़े लिया और कहा कि क्या चीज है, आपसे कुछ संभलता नहीं है, सीधे निशाने पर लिया। बीजेपी से करीब आते राज ठाकरे को लेकर उन्होंने कहा था, अयोध्या आओ, पाठ पढ़ा देंगे तुम्हें। लेकिन इन शब्दों से पहले जरा समझने की यह भी कोशिश कीजिए कि 90 के दशक के बाहुबली ब्रिजभूषण सिंह पर टाडा क्यों लगा था। हालांकि टाडा के आरोप से वो मुक्त हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त दाऊद के साथियों को, सही नाम दाऊद इब्राहिम का ही हम जिक्र कर रहे हैं, उनके साथियों में एक नाम आपको याद होगा, भाई ठाकुर। भाई ठाकुर का और असल नाम जयेंद्र ठाकुर था। सुभाष सिंह ठाकुर दूसरे थे। परेश देसाई, श्याम किशोर गरियापट्टी, इन सब को उन्होंने पनाह दी थी, ये आरोप उन पर लगा था। इतना ही नहीं, अपना फोन दिया और फोन का उपयोग करके उन्होंने दाऊद से बातचीत की, यह भी आरोप लगा। इन आरोपों से मुक्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक फहरिस्त बतलाती है कि भारत के भीतर की राजनीति और सांसद अगर किसी फेडरेशन से जुड़ जाए, इस देश के भीतर में 48 फेडरेशन हैं, लेकिन किसी फेडरेशन के भीतर तमाम सवाल उठते रहते हैं कि आप किस रूप में खिलाड़ियों की उपेक्षा करते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति इससे पहले कभी नहीं आई। आरोप लगे कि शोषण भी करते हैं और कि खिलाड़ी अच्छा खेल ले, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम ऊंचा हो जाए, तो उस खिलाड़ी को जो स्पॉन्सरशिप मिलती है, वह स्पॉन्सरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी यह भी तय करते हैं। और स्पॉन्सरशिप मिल रही है तो 50% लाभ अध्यक्ष के पास जाएगा, यह भी तय करते हैं। यह भी लड़कियां खुले तौर पर बतला रही हैं। यह मैसेज क्या है कि आप किसी संघ से जुड़कर जब आप काम फेडरेशन में कर रहे हैं, तो क्या वो अपने यहां अब खिलाड़ियों को भी सुरक्षित रख पाने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि खुद महावीर फोगाट जब सामने आए तो उन्होंने बताया कि खाना तक सही नहीं मिलता है। उनकी बेटी गीता, बबीता, संगीता, रितु ये अपना खाना बनाती थी और किस रूप में रहती थी, और जो स्थिति ब्रिजभूषण सिंह की है, उन्हें हरियाणा से चलकर आना का फिल्म दंगल जो बनी थी, इन्हीं पर बनी थी, महावीर फोगाट पर। समूची दुनिया में यह फिल्म देखी गई, लेकिन कल्पना कीजिए महावीर फोगाट भी आकर कहते हैं कि दरअसल ये शख्स सरकार में पहुंच का लाभ उठाते हैं। सरकार में पहुंच कैसी हो गई इनकी, और सरकार के भीतर इनकी हैसियत इतनी बड़ी क्यों हो गई। क्या राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश की लगभग कहते हैं कि 8 लोकसभा सीट पर इनका प्रभाव है, इसलिए जातिगत समीकरण के लिहाज से या बाहुबल के लिहाज से या फिर पैसे के लिहाज से, क्योंकि रईसी भी इनके आसपास लगातार चकाचौंध के साथ टपकती रहती है। तो क्या ऐसी स्थिति में सरकार कोई निर्णय ले पाने की स्थिति में नहीं है कि जांच करा लेंगे, इनको हटाइए, जेल में डालेंगे, अगर सिद्ध हो गया सजा भी देंगे, साबित हो गया, इन लड़कियों को राहत तो मिलेगी। क्योंकि लड़कियां लगातार जो एक्सरसाइज करती हैं, हर दिन के भीतर जो उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उससे वो वंचित, और किस मानसिक परिस्थिति को लेकर कुश्ती लड़ी जाती है, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से पूछिए। वो कहते हैं कि कुश्ती लड़ने के लिए जितनी एकाग्रता चाहिए और जिस तरीके से एक ऐसी परिस्थिति चाहिए जहां पर मन किसी भी हालत में दाएं बाएं ना भटके, यहां तो पूरी जिंदगी भटकाने की परिस्थिति में इस सिस्टम में लाकर खड़ा कर दिया गया कि हम क्यों नहीं हटाएंगे फेडरेशन के प्रेसिडेंट को। इस बात का जिक्र लगातार दिल्ली के उस जगह पर हो रहा है जहां बैठे हैं, जो जंतर मंतर का इलाका है। ये कल्पना के परे है कि कल से बैठे हैं और कल भी बैठे रहेंगे, क्योंकि आज जब बातचीत हुई तो उसमें मंत्रालय के अधिकारी तमाम आश्वासन दे रहे थे कि आपने कह दिया, हमें भी वक्त दीजिए, आप हमें वक्त देंगे तो हमने तो नोटिस देखिए कल ही भेज दिया है, नोटिस भेजा है तो कुछ घंटे तो लगेंगे ही, 72 घंटे का वक्त लगेगा। और देखिए एजीएम होने वाली है 22 तारीख को, तब तक तो रुक जाइए, एजीएम में कोई निर्णय तो हो ही जाएगा। और जो शख्स जिस पर आरोप लगे हैं वो खुले तौर पर कहता है आरोप साबित हो गए तो मैं फांसी लगा लूंगा। कमाल की स्थिति है। फांसी लगाने की क्या जरूरत है और ये बोलने की क्या जरूरत है? अगर आरोप साबित हो गए तो यूं ही आप जेल में होंगे। और इन परिस्थितियों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देश एक व्यवस्था से चलता है, कानून से चलता है। लेकिन आप इमोशनली चीजों का मैं फांसी लगा लूंगा, इसके बोलने की क्या जरूरत है? अगर इस परिस्थिति को थोड़ा और समझिए तो विनेश फोगाट ने अपनी मां से जब इन बातों का जिक्र किया,
जैसा महावीर फोगाट ने बतलाया कि विनेश फोगाट ने मां से बताया किस तरीके के परिस्थितियां संघ के भीतर पैदा की जाती है और तमाम कैंप जो लगते हैं वो लखनऊ में लगते हैं, हरियाणा में नहीं लगते हैं। ब्रिजभूषण सिंह हरियाणा नहीं आते हैं, लखनऊ में उनका घर भी है। तो जिस तरीके से कैंप लगाए जाते हैं, उन कैंपों के भीतर क्या होता है, वह सब कुछ जब मां से शेयर कर रही थी तो मां ने कहा यह तो बहुत ही खराब स्थिति है। और इस परिस्थिति में उनको डांडस मिला कि जब मां भी ऐसा सोचती है, परिवार के भीतर इस बात को लेकर इतना आक्रोश है, तो मुझे इस देश के सामने इन परिस्थिति को लाना पड़ेगा। बड़ी हिम्मत का काम होता है जिस दौर में सत्ता अंदाज उसका मदमस्त हो चला हो, उस सत्ता के सांसद के खिलाफ सड़क पर उतरकर यह कहना कि इसे जेल में डाल दो, यह कहना कि इसे तुरंत इससे इस्तीफा लो, इसको प्रेसिडेंट पद से हटा दो, बड़ा मुश्किल काम होता है। क्योंकि राजनीति इस दौर में कैसे देश में चल रही है हर कोई जानता है, लेकिन खेल को लेकर संवेदनशीलता प्रधानमंत्री के जरिए बार बार दिखाई दी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और खिलाड़ियों का मनोबल जिस तरीके से बढ़ाया गया, यह भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर ऐसी कौन सी चीज है कि अगर खेल और राजनीति टकराएंगे तो सरकार राजनीति चुनेगी, क्योंकि राजनीति सरकार बनाने में मदद करती है। और सरकार संवेदनशील हो तो जब वो सरकार ही नहीं रहेगी तो उसकी संवेदनशीलता का क्या मतलब है? क्या इस परिभाषा के तहत राजनीति को बचाया जा रहा है? इसके तहत अपनी एक एक सीट देखी जा रही है, बाहुबल को पनाह दी जा रही है, जो आरोप लग रहे हैं उस पर आंख मूंद ली गई है, और उसको किस तरीके से सामान्य तरीके से चीजें चली जाए। क्योंकि ब्रिजभूषण सिंह का पूरा परिवार ही राजनीति में है, उनके बेटे भी विधायक हैं, यह भी समझिए। इसके बाद यह भी प्रतीक भूषण सिंह जो हैं ये एमएलए हैं गोंडा सदर सीट से, और उनकी पत्नी जो केतकी सिंह है वो प्रेसिडेंट है गोंडा जिला पंचायत की। ये खुद गोंडा से लड़े, बलरामपुर से लड़े, अयोध्या से लड़े, तो एक इनका अपना प्रभाव रहा है। और फिलहाल कैसरगंज यूपी से ये सांसद है। यानी इतनी जगहों पर 1990 से सोचिए, जो शख्स राजनीति करते आया होगा तो 2 दशक से ज्यादा के वक्त में उसकी अपनी राजनीतिक जमी कितनी पुख्ता होगी। और 1 दशक से जब वह रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के तौर पर हैं और यह तीसरा टर्म उनका चल रहा है, इस दौर में कोई आवाज क्यों नहीं आई, यह भी सवाल अब हो सकता है। इस दौर में जब लड़कियां आकर कह रही हैं कि भारत तो और मेडल जीत जाता अगर इस तरीके से महासंघ के भीतर शोषण ना होता, एक्सप्लॉयटेशन ना किया जाता, तो इसका मतलब है कि मनोबल गिरा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के भीतर मनोबल गिरा दिया गया क्या? यह सवाल भी अब कुश्ती करने वाली लड़कियां खुद बता रही हैं कि कैंप लखनऊ में जरूर लगते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुश्ती खिलाड़ियों को किस तरीके से शोषण के जरिए दरकिनार कर दिया गया। और आज उन सबको फोन आ रहे हैं कि दीदी आप लड़ते रहना। ये दीदी हमारे पीछे जो तस्वीर है, आंखों में आंसू है, विनेश फोगाट की तस्वीर है, जो लड़ने के लिए आई और उसके बाद एक एक करके और लोग जुड़ने, कल 2 थे, आज 7 हुए। फिर पूनिया जब सामने आए ये कहते हुए कि दरअसल हमारे पास प्रूफ भी है, हम प्रूफ भी दिखाएंगे, लेकिन प्रूफ कहां पर दिखाएं? जहां से न्याय की आशा हो, या न्याय भी ताकतवर के पास ही होता है। कमजोर के जरिए न्याय नहीं मिलेगा। तो उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नाम लिया कि दरअसल हम उनके सामने सारे प्रूफ भी रख देंगे। देर किस बात की है? इंतजार किस बात का है? सारी परिस्थितियां, सारे पन्ने खुले हुए हैं। अध्यक्ष की पूरे अतीत का कच्चा चिट्ठा है, मौजूदा वक्त का भी कच्चा चिट्ठा है, खिलाड़ियों की अपने खेल का कच्चा चिट्ठा है, उनके मेडल जीतने का कच्चा चिट्ठा है। फिर इंतजार किस बात का है? नारों से देश नहीं चलता है, बेटी बचाओ कहने से देश नहीं चलता है। और यह बार बार साबित हुआ है कि राजनीति के आगे ये नारे भी कमजोर क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि राजनीति सत्ता दिला देती है। फैसला तो करना होगा कि राजनीति को सामान्य तरीके से उस दिशा में ले जाकर खड़ा किया जाए जहां किसी पर कोई आंच ना आए। क्योंकि एक राजनीतिक परिवार का सवाल है जिसकी दमक 8 से 9 लोकसभा की सीटों पर है, और उत्तर प्रदेश के विधानसभा के भीतर जो लगभग 17-18 विधानसभा की सीटों को प्रभावित करते हैं। क्या इस दृष्टि से देखा जा रहा है, या उस बाहुबल को देखा जा रहा है, उस पूंजी को देखा जा रहा है? किसको देखा जा रहा है? तय तो करना चाहिए। और 72 घंटे और फिर एजीएम की बैठक, उसका इंतजार की एसक्यूटी मिलेगी और उसमें ऐलान कर देंगे मैं पद छोड़ रहा हूं, और बड़ी गरिमा के साथ कहेंगे देखिए मुझ पर आरोप लगा, मैंने पद छोड़ दिया। ऐसे न्याय नहीं होता है।
सवाल पद छोड़ने का नहीं, सवाल है कि उस न्याय की प्रक्रिया के भीतर फैसले तक पहुंचने से पहले जो फैसले लिए जाते हैं महत्वपूर्ण वो होता है। सरकार कोई फैसला लेना नहीं चाहती है क्या, और बचना चाहती है कि एक सामान्य तरीके से गद्दारी और कद्दावर नेता की जो विदाई हो वो इस तरीके से हो कि राजनीति भी समझ जाए और खिलाड़ी भी खुश हो जाए। ऐसी परिस्थिति, कम से कम मानसिक शोषण जो हो रहा हो, और मां के सामने जब बेटी रोकर घर से निकली हो और दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर बैठ गई हो, यह कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि आखिरी के 2-3 सवाल बड़े मायने रखते हैं। इस देश के भीतर में जिन पर आरोप लगे हुए हैं, जो सांसद हैं, उनसे हम क्या ये अपेक्षा कर सकते हैं कि वो आने वाले वक्त में कोई अपराध नहीं करेंगे? मुश्किल है। अगर वो अपराध करेंगे तो क्यों नहीं उन्हें राजनीति में ही सीमित रखा जाए? उन्हें कम से कम इस तरीके से फेडरेशन का अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, चेयरमैन नहीं बनाया जाए। और जिस देश के भीतर खेल और खिलाड़ी इतना संघर्ष करता है कि यहां इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच वो चमकते हुए सितारे की तरह निकल कर आता है, तो ऐसे में उसको पनाह देना, सुरक्षित रखना और उसको मानसिक परिस्थितियों को शायद इस भाव के साथ खड़े रखना कि दरअसल यह हिंदुस्तान है जहां महिलाओं की रक्षा सत्ता करती है, ये भाव कैसे आएगा और किस रूप में आएगा? और तीसरा बड़ा सवाल, अगर राजनीति और खेल के बीच चुनने की स्थिति में सरकार दोराहे पर आकर खड़ी हो गई है, तो राजनीति को इस देश का खेल मत बनाइए। इस देश को खेल खेलने दीजिए, खिलाड़ी को बचाइए, नेताओं को और पदाधिकारी को मत बचाइए। यह संदेश मौजूदा वक्त में खुले तौर पर निकल रहा है, आंसुओं के साथ। कोई पढ़ ले तो ठीक, अन्यथा मेडल जीतते वक्त, तिरंगा लहराते वक्त, राष्ट्रगान के वक्त आप भावुक हो सकते हैं, बतला सकते हैं, फोन कर सकते हैं, खिलाड़ियों को यहां बुलाकर उनका सम्मान कर सकते हैं, उनके साथ खान पान कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें एक क्षण में धुल जाएगी अगर न्याय खिलाड़ियों को नहीं मिला इस ताकत के साथ कि जिसने गड़बड़ी की है उसे सजा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।